दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना ने इलाके में सन्नाटा और दहशत फैलाया है। पुलिस ने तुरंत 3 आरोपियों को डिटेन किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। मृतक का शव मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारण और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक और आरोपी एक ही मोहल्ले के थे और पटाखों को लेकर हुई बहस धीरे धीरे हत्या तक पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए हैं और जल्द ही आरोपियों को अदालत में पेश करने का दावा किया है। विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्योहारों के दौरान शांति और संयम बनाए रखें और छोटी बहस को बड़े हादसे में बदलने से बचें। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत जल्द ही मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। पंत 30 अक्टूबर से बेंगलुरु में होने वाले भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए मैच में बतौर कप्तान खेलेंगे। पंत की वापसी से टीम में नई ऊर्जा आएगी और फैंस को उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और जोखिम भरे शॉट्स फिर देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय से चोट और बाहर रहने के कारण पंत के फैंस बेसब्र थे, लेकिन अब उनका कमबैक उम्मीद जगाने वाला है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि पंत की काबिलियत और नेतृत्व क्षमता भारतीय टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही फैंस को उनकी साहसी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल का फिर से आनंद लेने का मौका मिलेगा। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ पंत की जोड़ी और रणनीति मैदान पर टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इस मैच के जरिए पंत न सिर्फ अपनी फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए अपना मजबूत संदेश भी देंगे। दिवाली पर वृद्धाश्रम में तन्हाई, बच्चों ने भुलाया अपनापन। दिवाली पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की आंखों में आंसू छलक उठे। वे बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों को खुशियां दी, अब उनके फोन या संपर्क का इंतजार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने उन्हें खुश रखा, लेकिन अब शायद उनका फोन भी नहीं आएगा। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और वृद्धाश्रम के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्योहार पर बुजुर्गों को समय दें और उनकी तन्हाई दूर करें। 34 कैदियों की आंखों में घोंपकर तेजाब डालने का सनसनीखेज मामला एक भयंकर अपराध सामने आया है, जिसमें 34 कैदियों की आंखों में सूजा घोंपकर तेजाब डाल दिया गया। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि कांग्रेस सरकार के दौरान पुलिस को घड़ी और पैसे इनाम के रूप में मिले थे। राजनीतिक विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी ने आरोपी को सांसद बना दिया, जिससे विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता इस घटना को मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। असरानी ने अपने लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, स्वाति मालीवाल समेत बॉलीवुड और राजनीति जगत ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अभिनय को सलाम कर रहे हैं। वीआईपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया टिकट? मुकेश सहनी ने तोड़ी चुप्पी दरभंगा। वीआईपी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुकेश सहनी ने पार्टी के उम्मीदवार चयन पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सवाल उठ रहा था कि पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया। इस पर मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने संतोष साहनी को आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सहनी ने कहा कि उम्मीदवार का चयन क्षमता और रणनीति के आधार पर किया गया है और पार्टी सभी समुदायों के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम दरभंगा में वीआईपी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में महागठबंधन की 11 सीटों को लेकर कलह लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भूमिका इन सीटों के घमासान में अहम रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कलह के चलते एनडीए को फायदा मिल सकता है, क्योंकि महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी नेताओं के बीच अभी भी सीटों के बंटवारे पर कहासुनी और विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महागठबंधन की एकजुटता के बिना विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सफलता की राह कठिन हो सकती है। दिवाली के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI तेजी से बढ़ गया है और शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। मौसम विभाग और पर्यावरण एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार
दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई और कोलकाता भी वायु प्रदूषण की सूची में टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों, धूल और वाहन उत्सर्जन के कारण वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और प्रदूषित हवा में लंबे समय तक बाहर रहने से बचने की चेतावनी दी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से अमेरिका की चीन पर खनिजों की निर्भरता कम होगी और देश की तकनीकी एवं रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी। विश्लेषकों का कहना है कि यह समझौता अमेरिका और उसके क्वाड साझेदार देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। सवाल उठता है कि अगर अमेरिका खनिजों के लिए क्वाड देशों से डील कर सकता है, तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हित में चीन से खनिज समझौता क्यों नहीं कर सकता? राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को भी खनिज सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए। इससे देश की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा सेक्टर को मजबूती मिलेगी और चीन पर निर्भरता कम होगी। बिहार की बेटी सारंगी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सारंगी ने IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और वर्तमान में भुवनेश्वर से सांसद हैं। सारंगी ने हाल ही में पाकिस्तान के बयान पर तेज प्रतिक्रिया दी, जिसे राजनीतिक गलियारों में काफी सराहा जा रहा है। बिहार की रहने वाली इस बेटी ने अपनी साहसिक छवि और स्पष्ट मौकिफ के कारण लोगों का ध्यान खींचा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सारंगी जैसे नेता जो सिविल सेवा की नौकरी छोड़कर सीधे जनता की सेवा में आते हैं, देश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। दीपावली के अगले दिन यहाँ का अनोखा पत्थर मेला मनाया गया, जिसमें स्थानीय गांवों की 2 टोलियों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे मेले की शुरुआत हुई और लोग चौक में पत्थरबाजी करते नजर आए। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसका संबंध धामी रियासत के राज परिवार से है। राज परिवार के सदस्य जगदीप सिंह के अनुसार यह रियासत पृथ्वीराज चौहान के वंशजों से जुड़ी हुई है। मेले की शुरुआत राज परिवार की ओर से पहले पत्थर फेंकने से होती है। उसके बाद दोनों टोलियों द्वारा पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है। मेला केवल उत्सव नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रथा है। मान्यता है कि पत्थरबाजी में जो व्यक्ति घायल होता है और उसका रक्त निकलता है, उसी से मां भद्रकाली को रक्त तिलक किया जाता है। कहा जाता है कि यह प्रथा क्षेत्र में आपदाओं से प्रजा की सुरक्षा के लिए की जाती है। इतिहास के अनुसार पहले धामी रियासत में नरबली की प्रथा थी। बाद में एक रानी ने नरबली और पशु बलि पर रोक लगाई और इसके स्थान पर रक्त तिलक की परंपरा शुरू की। रानी ने शारदा नामक स्थान पर सती होने से पहले यह प्रथा स्थापित की थी। राज परिवार के अनुसार रक्त तिलक के बाद नरसिंह के पुजारी फूल लेकर आते हैं और राज परिवार के सदस्य जुलूस के रूप में शारदा तक जाते हैं। रास्ते में हर देवस्थान पर पूजा करते हुए मेले का समापन करते हैं। यह मेला न केवल इतिहास और परंपरा का प्रतीक है बल्कि हिमाचल प्रदेश की अनोखी सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है।